हाय गाइज, तो आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेजर रिलेशनशिप्स फॉर सर्किट एलिमेंट्स। फेजर रिलेशनशिप्स फॉर सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट एलिमेंट्स। तो इसमें देखिए, इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे कोई सर्किट है किसमें, टाइम डोमेन में, तो उसमें सर्किट एलिमेंट भी होंगे, मीन्स रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो उनको हम फेजर डोमेन में किस तरीके से चेंज करेंगे। जैसे कंप्लीट सर्किट को जब हम फेजर डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे जो आर एल एंड सी हैं उनको भी तो फेजर डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उन्हीं को देख रहे हैं कि किस तरीके से चेंज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर के आर। तो यहाँ पे देखिए, एक सर्किट बनाते हैं किसमें, टाइम डोमेन में, फिर इसको फेजर डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस वी ऑफ टी वोल्टेज एक्रॉस रजिस्टर, और जो करंट फ्लो हो रही है वो मान लेते हैं आई ऑफ टी, और यहाँ पे क्या है, रजिस्टर आर। तो देखिए, यहाँ पे हमें वोल्टेज या करंट किसी को तो अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे करंट है आई ऑफ टी, वो क्या है, आई एम कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। इसको साइन में भी अज्यूम कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो वी ऑफ टी है इसकी वैल्यू क्या आएगी, आई टी इंटू आर। तो क्या आएगा ये, आर आई एम कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अब अगर मैं वी ऑफ टी को फेजर डोमेन में लिखूं, तो जैसे वी ऑफ टी का जो फेजर है वो हमने मान लिया क्या है, कैपिटल वी। एक्चुअल में इसका हमें फेजर लिखना है। ठीक है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल वी से। मीन्स वी ऑफ टी का फेजर को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो क्या है, देखो यहाँ पे जो आर इंटू आई एम है, ये तो एम्पलीट्यूड का काम कर रहा है। तो आर इंटू आई एम एट एन एंगल, फेज क्या है, फाई। ठीक है, तो अब देखिए, आई एम एट एन एंगल फाई क्या है, आई एम एट एन एंगल फाई है फेजर आई टी का। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको फेजर डोमेन में रिप्रेजेंट करूँ तो एम्पलीट्यूड क्या है, आई एम, और फेज क्या है, फाई। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फेजर में लिखूँ, आई एम एट एन एंगल फाई क्या है, ये करंट आई का फेजर है, जिसको मान लीजिए मैंने कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल वी। तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे अगर मैं इस सर्किट को फेजर डोमेन में कन्वर्ट करूँ तो क्या आएगा, देखिए जो वी ऑफ टी है, जैसे वोल्टेज है, उसको फेजर डोमेन में हमने क्या लिखा, कैपिटल वी। तो वी ऑफ टी को तो कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया फेजर डोमेन में, और जो आई ऑफ टी है उसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पर आप रिलेशनशिप देखिए, V इक्वल्स टू आई आर फॉलो हो रहा है। मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो इनवेरिएंट है। रेजिस्टेंस को फेजर डोमेन में हम R से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब देखिए इंडक्टर के केस में क्या होगा, इंडक्टर L, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंडक्टर के लिए वोल्टेज और करंट का जो रिलेशनशिप है वो आपको पता है क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं आई ऑफ टी है वो क्या है, आई एम कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पे हम इसका जो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है वो कर देते हैं, ताकि फिर बाद में फेजर डोमेन से कंपेयर कर पाएँ। यहाँ पे मान लेते हैं वोल्टेज वी ऑफ टी है, करंट आई ऑफ टी, और इसका इक्वलेंट फेजर डोमेन में हम कन्वर्जन देखेंगे। तो यहाँ पे वी ऑफ टी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एल डी आई बाई डी टी। तो क्या आएगा ये, एल आई एम ओमेगा, और कोस का क्या होगा, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वी ऑफ टी है इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो इनिशियल रेफरेंस लिया है, मीन जो रेफरेंस है वो क्या है,
कोसाइन। तो हमें जो वी ऑफ टी है ये किसकी फॉर्म में आ रहा है, साइन की फॉर्म में, तो इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, कोसाइन की फॉर्म में, ठीक है। और दूसरी बात, जो इसका एम्पलीट्यूड होता है उसको हम क्या बनाते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा एल आई एम, और इसको लिखेंगे कोस 90 प्लस थीटा, ताकि वो माइनस साइन थीटा बन जाए, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ ओमेगा एल आई एम ई की पावर जे 90 प्लस ओमेगा टी प्लस 5। तो ये चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वी ऑफ टी को अब अगर मैं फेजर में लिखूं तो इसको मैं कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं कि इसमें से कौन सा पार्ट फेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें। तो यहाँ पे फेजर कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा एल आई एम, ये तो एम्पलीट्यूड हो गया, और ई की पावर क्या आएगा यहाँ पे, जे, फेज को रिप्रेजेंट करना है 90 प्लस 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओमेगा एल आई एम ई की पावर जे 90 और ई की पावर जे 5। तो यहाँ पे हम इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ई की पावर जे 90 किसके बराबर होता है, जे के, मीन्स जे ओमेगा एल आई एम एट एन एंगल 5। अब देखिए यहाँ पे कि जो आई एम एट एन एंगल 5 है, ये क्या है, जो करंट है इसका फेजर है। देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड एट एन एंगल 5, मीन्स इसको हम फेजर डोमेन में क्या लिखेंगे, जे ओमेगा एल और कैपिटल आई। मीन्स वोल्टेज के फेजर को हमने कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया, करंट के फेजर को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया, और जो यहाँ पे एक तरीके से जे ओमेगा एल आया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो V इक्वल्स टू आई आर को फॉलो कर रहा है ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, जे ओमेगा एल। मीन्स जो इंडक्टर है वो किससे रिप्लेस हो गया, जे ओमेगा एल से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इंडक्टर V इक्वल्स टू आई आर को फॉलो कर रहा है, प्लस माइनस यहाँ पे कैपिटल V, करंट फ्लो हो रही है कैपिटल I, और यहाँ पे जे ओमेगा एल। तो अभी यहाँ पे एक टेबल बनवा देंगे, सिर्फ उसको याद करना है, ये तो जस्ट प्रूफ बताया जा रहा है ताकि आपको समझ में आए कि ये सब चीज़ें होती कैसे हैं, ठीक है। नहीं तो आई थिंक ये चीज़ें सबको पता है कि जैसे इंडक्टर है उसको किससे रिप्लेस करते हैं, जे ओमेगा एल से, और जो इसका प्रूफ है वो हम देख चुके हैं किसमें, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया था ना एस डोमेन में, हम जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उसमें कैलकुलेशन करके बताई थी। तो उसमें आपको पता है कि इंडक्टर एल को किससे रिप्लेस किया था, एस एल से। और जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो एस होता है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, और जहाँ पे सिग्मा होता है वो क्या होता है, एब्सिसा ऑफ कन्वर्जेंस। तो वहाँ पे जब फूरियर ट्रांसफॉर्म भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे सिग्मा क्या होता है, जीरो। तो वहाँ पे सिग्मा जीरो होने से एस किस में चेंज होगा, ओनली जे ओमेगा में। तो एस एल लिखा था तो यहाँ पे एस की जगह जे ओमेगा एल, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। लेकिन अभी उस चीज़ पर कंसंट्रेट ना करके जो यहाँ पे समझाया जा रहा है उसको सीखो। मैथ में जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें और भी ईजी हो जाएंगे। अगर आप शुरू में पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर जिसने पढ़ रखा है उसको समझ में आ गया होगा। तो आप तो केवल जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो इस टाइम पे, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर में जो करंट और वोल्टेज का जो रिलेशनशिप है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी। तो जो इसका टाइम डोमेन सर्किट है वो क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर पॉजिटिव नेगेटिव वी ऑफ टी, और यहाँ पे करंट आई टी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि वी ऑफ टी है, इसकी जो इक्वेशन है वो हमें पता है, वी ऑफ टी इक्वल्स टू वी एम कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5।
देखो ये प्रॉपर्टी जो है ना चेंज नहीं होंगी। यहाँ पे आप जो करंट है इसकी इक्वेशन भी मान सकते हो, भले ही कोस की जगह साइन भी मान सकते हो, ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगे। फाइनल आंसर लिखा जाएगा तो वहाँ पे कोस की जगह साइन फंक्शन यूज़ होगा। तो ये तो जस्ट एक फंक्शन हमने लिया है यहाँ पे वी ऑफ टी का, वी एम कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। आप क्या कर सकते हैं, आई जो करंट है उसकी वैल्यू मान सकते हैं आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 और आई एम कोस ओमेगा टी प्लस 5, तब भी जो रिलेशनशिप आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो आई ऑफ टी है इसको हम क्या लिखेंगे, सी डी वी बाई डी टी मीन्स वी एम ओमेगा, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस को तो एक्यूमुलेट करेंगे क्योंकि जो इसका एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो सी वी एम ओमेगा कोस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस ओमेगा टी प्लस 5। तो अब अगर मैं इसको फेजर डोमेन में लिखूं, कैपिटल आई इक्वल्स टू क्या आएगा, सी ओमेगा सी वी एम, और यहाँ पे देखो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे ये 90 है उसकी जगह क्या आएगा जे और एट एन एंगल 5। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम फेजर में कन्वर्ट किया। जो ऊपर वाला प्रोसेस है ना, ये वाली जो लाइन थी ये यहाँ पे लिखनी पड़ेगी तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक इसको बार बार एक्सप्लेन किया जा चुका है तो अब आप इसको डायरेक्ट समझ गए होंगे। अब देखिए कैपिटल आई इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, जे ओमेगा सी, और वी एम एट एन एंगल 5 को यहाँ पे देखिए फेजर में लिख सकते हैं। वी ऑफ टी का जो फेजर है वो ही यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको मैं कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वी इक्वल्स टू आई आर होता है, तो वी इक्वल्स टू आई बाई जे ओमेगा सी मीन्स यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो 1 बाई जे ओमेगा सी कर रहा है। इसका मतलब फेजर डोमेन में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे सी है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज को अगर मैं कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर दूँ और करंट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर दूँ, तो जो कैपेसिटेंस है ये किससे चेंज होगा, 1 बाई जे ओमेगा सी। वो रिलेशनशिप आप यहाँ से देख सकते हो, ये एक तरीके से इसका प्रूफ है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि फेजर डोमेन में कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को किस तरीके से चेंज करते हैं। तो अब आप इसको याद रखो नोट पॉइंट करके। जो रेजिस्टेंस है वो तो सेम रहेगा, जो इंडक्टेंस है उसको जे ओमेगा एल से चेंज करेंगे, और जो कैपेसिटेंस है सी उसको 1 बाई जे ओमेगा सी से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे ओमेगा क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है वो तो गिवन होगी, जो फंक्शन है उसके अंदर होगी। ठीक है, जैसे ओमेगा टी प्लस 5 था ना, तो वहाँ पे ओमेगा क्या थी, फ्रीक्वेंसी। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है, द वोल्टेज वी ऑफ टी 12 cos of 60t plus 45 degree is applied to a 0.1 Henry inductor. Find the steady state current through the inductor. देखो यहाँ पे सोल्यूशन पार्ट पर आते हैं। तो एक बात तो आपको पता होगी कि जो पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि जो फेजर डोमेन से हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उससे कौन सा रेस्पॉन्स आएगा, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। क्यों, क्योंकि हम विद फोर्सिंग फंक्शन कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, फोर्सिंग फंक्शन को अगर 0 मान के कैलकुलेट करोगे तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वहाँ से जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, ट्रांजिएंट सोल्यूशन। जैसे इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने के लिए दोनों मेथड से सोल्व करके बताता हूँ कि टाइम डोमेन अप्रोच से किस तरीके से सोल्व करेंगे और फेजर जो डोमेन है इसमें किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, इंडक्टर 0.1 हेनरी का एट एनी इंस्टेंट, पोलैरिटी तो माननी पड़ेगी वोल्टेज की, एट एनी इंस्टेंट मान लो वोल्टेज की पोलैरिटी ये, आप इस तरीके से मान सकते हो, नीचे प्लस ऊपर माइनस। ठीक है, तो जो करंट है वो आई ऑफ टी हम इस डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे
इसको मैं पहले किस डोमेन में सोल्व कर रहा हूँ, फेजर डोमेन में। तो इस सर्किट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फेजर डोमेन में। तो यहाँ पे इंडक्टर और इसकी वैल्यू क्या होगी, जे ओमेगा एल से रिप्लेस करेंगे। ओमेगा क्या है यहाँ पे 60 और एल क्या है 0. कितना है यहाँ पे 1 हेनरी। तो यहाँ पे 0.1 हेनरी है यहाँ पे, तो ये 0.1 लिखा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा J6। और यहाँ पे वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके फेजर से। तो वोल्टेज का फेजर क्या होगा 12 एट एन एंगल 45 डिग्री। और करंट हमें फाइंड आउट करनी है, तो करंट का फेजर क्या मान लिया हमने, I। तो देखो जब सर्किट को हम फेजर डोमेन में कन्वर्ट कर दिया तो वहाँ पे आपने देखा था कि जो रिलेशनशिप आया था वो V=IR वाला आया था। मीन्स यहाँ पे हम जो डीसी सर्किट में KVL लगाते थे V-IR इस तरीके से, तो वो यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई होगा। मीन्स जो इंडक्टर है, जो कैपेसिटर है, उनको जब हम फेजर डोमेन कन्वर्ट करेंगे तो वो एज ए रेजिस्टेंस, जिसको इम्पीडेंस बोलते हैं, उसको आगे डिस्कस करेंगे कि इम्पीडेंस क्या होती है, ठीक है। इम्पीडेंस, एडमिटेंस, इनको आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि ये एज ए रेजिस्टेंस बिहेव करते हैं। मीन्स V=IR को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे जब KVL लगाएंगे तो V-IR की तरह फॉलो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे KVL लगाइए, क्या आएगा 12 एट एन एंगल 45 डिग्री माइनस I/R J6 = 0। दिस इम्प्लाइज जो I की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 12 एट एन एंगल 45 डिग्री अपॉन J6। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो एक क्या आएगा 2 एट एन एंगल -45 डिग्री एम्पियर। अब जो आंसर है वो हमें किस में देना है, टाइम डोमेन में। तो I क्या आएगा, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखो क्या है 2, और जो फंक्शन था जिसको हमने रेफरेंस फेजर माना था क्या है cos 2 cos ओमेगा t, और फेज क्या है -45 डिग्री। तो ये I की वैल्यू आ गई जो स्टडी स्टेट करंट है, ठीक है। तो अभी इसी को मैं किस में सोल्व करके बताता हूँ, टाइम डोमेन में। टाइम डोमेन में तो उसमें देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं KVL लगाऊंगा तो क्या आएगा V -L di/dt = 0। तो यहाँ पे देखो V = L di/dt। तो V क्या है 12 cos 60t 12 cos 60t प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या आएगा 0.1 di/dt, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो सोल्यूशन आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF प्लस PI। देखो इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हो, या तो आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, और या फिर क्या करो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर लो। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जिनको मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ रखा होगा उनको इस अप्रोच में डाउट आ सकता है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे I क्या आएगा इंटीग्रेशन 12 cos 60t प्लस 45 डिग्री अपॉन 0.1 dt। तो ये आएगा सम कांस्टेंट एंड प्लस यहाँ पे आएगा 120/60 साइन ऑफ 60t प्लस 45 डिग्री। तो I का एक्सप्रेशन क्या आ गया यहाँ से, I इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ 60t प्लस 45 डिग्री। तो अब अगर इसको हम जो रेफरेंस फंक्शन है कोसाइन उसमें चेंज करेंगे तो क्या आएगा 2 cos ऑफ 90 - थीटा 90 -
60t माइनस 45 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 कोस ऑफ 45 डिग्री माइनस 60t, और कोस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है कोस ऑफ थीटा। दिस इम्प्लाइज ये किसके बराबर है 2 कोस ऑफ 60t माइनस 45 डिग्री, और यहाँ पे कांस्टेंट ए भी है, यहाँ पे प्लस ए और प्लस ए एंड प्लस ए। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए ये जो सोल्यूशन है ये हमारा मैच कर रहा है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है ए, ये जो एक कांस्टेंट है ये। अब ये किसके कारण आ रहा है देखो यहाँ पे, अब जिसको थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन का आइडिया है उसको समझ में आ जाएगा कि जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा 0.1 d इक्वल्स टू 0। फोर्सिंग फंक्शन क्या करते हैं 0, दिस इम्प्लाइज d बराबर 0। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे a इंटू ई की पावर 0t, तो यहाँ पे क्या आ गया a। और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो क्या होता है स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे हमने जो CF है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसको कैलकुलेट किया ही नहीं। जब भी हम फेजर डोमेन से सर्किट को सोल्व करते हैं तो वहाँ पे ओनली एंड ओनली जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स होता है वो ही कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे वो वैल्यू क्या है ये, और जो कैपिटल A है ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको हम फेजर से कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि आई ऑफ टी है जिसको हमने टाइम डोमेन से भी सोल्व किया, वहाँ पे भी जो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स आ रहा है वो क्या आ रहा है 2 कोस ऑफ 60t माइनस 45 डिग्री। और यहाँ पे थोड़ा लेंदी हो गया, देखो ये सिंपल सा सर्किट है तब इतना टाइम लगा। जब आप कॉम्प्लेक्स सर्किट सोल्व करोगे अगर उसको टाइम डोमेन में सोल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर फेजर डोमेन में सोल्व करोगे तो जिस तरीके से हमने डीसी सर्किट को एनालाइज किया था एग्जैक्ट ऑन द सेम लाइन हम जो एसी सर्किट है उसको सोल्व करेंगे। बस इसमें जो थोड़ा यूज होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होगा, तो इसमें हमें जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे उसमें हम क्या करेंगे जो एडमिटेंस और जो इम्पीडेंस है उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, और उसके बाद जो सर्किट्स हैं एसी सर्किट्स उनको सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।